अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, आज इस टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं आज इनकी हयात और ख़िदमत के बारे में हम जानने वाले हैं। बहुत अजीम शख्सियत फैज़ अहमद फैज़। क्या नाम है दोस्तों? फैज़ अहमद फैज़। इनके बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। यूँ कह सकते हैं तरक्की पसंद तहरीक में बहुत अग्रणी इंसान है, बहुत आगे रहने वाले इंसान है। आज के इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ दो बातें स्पेशली कहना चाहूँगा। अगर आपने फैज़ अहमद फैज़ को नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़िए। इनके बारे में पढ़ना चाहें ठीक है, इनकी जीवनी पढ़ना चाहें ठीक है, इनकी नज़्म, इनकी गज़लें पढ़िए, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। इतना इंटरेस्टफुल इनकी नज़्में, इनकी गज़लें इतनी ही ज़्यादा मुतासिर है, बहुत ज़्यादा इंसान को प्रभावित कर देती है। आपको मैं 12वीं क्लास में पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि छोटी मोटी गज़लें, छोटी मोटी नज़्में मैं लिख लेता हूँ। इतना पायदार शायर नहीं हूँ मैं पर लिख लेता हूँ छोटी मोटी। तो जो छोटी मोटी भी अगर मुझ में कहीं से ये रंग आया है तो उसमें फैज़ अहमद फैज़ का बहुत बड़ा रोल है। मैं उनको बहुत ही दिल से मोहब्बत रखता हूँ उनसे, और मैं काफ़ी उनसियत है मुझे उनसे, और काफ़ी फैज़ से काफ़ी फैज़ हासिल किया है मैंने। ठीक है, मैं ख़ुद फैज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इसलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले क्या करूँगा, मैं उनकी एक नज़्म आपके सामने पढ़ूँगा, एक गज़ल पेश करूँगा, उनका कुछ कलाम पेश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कलाम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, ये इनका बहुत ज़्यादा चर्चित, बहुत ज़्यादा फेमस कलाम रहा है। तो आप पहले इसको सुने, उसके बाद में क्लास आपकी बखूबी, जैसा हमेशा हम क्लास को शुरू करते हैं उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। टाइटल इसका क्या है? मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। ठीक है, आइए सुनिए मेरे साथ। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूं हो जाए, यूँ न था मैंने फ़कत चाहा था यूँ हो जाए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तिलिस्म, रेशमो अतलसो कमख्वाब में बुनवाए हुए। जा बजा बिकते हुए कूचो बाजार में जिस्म, खाक में लुथड़े हुए खून में नहलाए हुए। जिस्म निकले हुए अमराज के तन्नूरों से, पीप बहती हुई गलते हुए नासूरों से। लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार गज़ल आपको, बहुत शानदार कलाम इनका, बहुत शानदार नज़्म इनकी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको। और अब हमेशा की तरह जैसा हम क्लास की शुरुआत करते हैं फैज़ अहमद फैज़ के बारे में, पहले उनका इंट्रोडक्शन, पहले उनकी हयात के बारे में, उनकी ज़िंदगानी के बारे में, फिर उनके परिवार के बारे में, ख़ानदान के बारे में, उनकी तालीम के बारे में, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या मुलाजमत की है, उनके बाद उनकी तसानीफ़ के बारे में, और उसके बाद उनकी वफ़ात। जैसा हम हमेशा चैप्टर को क्लियर करते हैं ऐसे ही बारी बारी आगे से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़, असल नाम है फैज़ अहमद, तखल्लुस क्या है फैज़। ज़्यादातर ये होता है, जितने भी शायर होते हैं जो उनका नाम होता है उसी को तखल्लुस इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ ज़्यादा काबिल शायर होते हैं, या काबिल सारी होते हैं, पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शायर होते हैं जिनको अपने नाम से हटकर कुछ करना होता है, वो अपना नाम कुछ अलग रखते हैं। जैसे मैं शहज़ाद ख़ान हूँ, पर मैं अपना तखल्लुस शहज़ाद नहीं रखता, मेरा तखल्लुस है सैफ़ी। क्या है? सैफ़ी। पैदाइश 13 फरवरी 1911 में सियालकोट के काला कादिर इलाके में। आपको सिर्फ सियालकोट ही आपसे पूछा जाएगा। वालिद सुल्तान मोहम्मद ख़ान पेशे से एक वकील थे।
वालिदा सुल्ताना, इजीली याद हो जाएगा, वालिद का नाम सुल्तान तो वालिदा का नाम सुल्ताना। फैज़ तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता अहम तरीन शायर हैं। तरक्की पसंद तहरीक क्या है इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं अभी। बल्कि तरक्की पसंद तहरीक के सफ़े अव्वल के शायर माने जाते हैं। सबसे आगे अग्रणी रहने वाले शायर में फैज़ अहमद फैज़ का नाम आया करता है। फैज़ पंजाब के तरक्की पसंद तहरीक के शाख के बानी भी थे। अल्लामा इकबाल की तरह फैज़ ने भी गज़ल और नज़्म दोनों में अपनी नुमाया पहचान बनाई है। तो आप यूँ समझ लीजिए, फैज़ को आप दूसरा अल्लामा इकबाल कह सकते हैं। फैज़ को आप दूसरा अल्लामा इकबाल कह सकते हैं। बिल्कुल काफ़ी चीज़ इनकी सिमिलर होती है, इनकी पैदाइश, जाए पैदाइश, ठीक है, और जाए वफ़ात, काफ़ी चीज़ें इनकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। फैज़ अल्लामा इकबाल की तरह पयामी शायर भी माने जाते हैं। पयामी यानी दुनियावी, जो कौम को आगे रहनुमाई की तरफ ले जाने वाला, कौम की फ़िक्र करने वाला एक शायर ऐसा माना जा सकता है। उन्होंने अपनी शायरी में गरीब और मज़दूर तबके की पुरज़ोर हिमायत भी की है। फैज़ ने बहुत ज़्यादा इसकी कोशिश की है। ये थी फैज़ की पर्सनालिटी और उनके बारे में उनका मुख्तसर तारुफ, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं उनकी तालीम के बारे में। हाँ, एक लफ्ज़ छूट गया, तरक्की पसंद तहरीक, बता देता हूँ। पहले अदब क्या था, अदब यानी साहित्य क्या था, सिर्फ इश्क मोहब्बत तक ही सुलझा हुआ था या इश्क मोहब्बत में उलझा हुआ था, ठीक है। फिर एक तहरीक नुमाया हुई, उसका नाम रखा तरक्की पसंद तहरीक। उस तहरीक का ये मकसद था क्या अदब, शेर व शायरी, गज़ल, नज़में, अफ़साने, दास्तान, नावल सिर्फ इसीलिए लिखे जाते हैं, क्या इसका मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना ही है? नहीं। तरक्की पसंद तहरीक ने कहा कि जो मुल्क के असल हालात हैं, इस वक्त दुनिया के जो असल हालात हैं, हमें उन हालातों को क्या करना चाहिए, लोगों के सामने पेश करना चाहिए। और इस तरक्की को, ऐसी तहरीक चलाने वाले जो तहरीक निकली है, उसी तहरीक को तरक्की पसंद तहरीक कहा गया। इसमें आम मसाइल उठाए गए, दुनिया के हालात बताए गए और देशभक्ति, जागरूक होना, ये सब चीज़ें उसमें क्या हुई, शामिल हुई। उसमें फैज़ अहमद फैज़ सबसे आगे के शायर हैं, सफ़े अव्वल के शायर कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तालीम की, ठीक है। फैज़ ने इब्तदाई मजहबी तालीम मौलवी इब्राहिम सियालकोटी से हासिल की थी। सियालकोट में आप पैदा हुए थे। 1921 में मिशन स्कूल में उनका दाखिला हो गया। बहुत अजीम शख्सियत है, आप जब इनका पढ़ते जाओगे आपको लगेगा वाह, इतना आला दर्जे का इंसान है, आपको पता लगे इनके बारे में। 1921 में मिशन स्कूल में क्या हुआ, उनका दाखिला हो गया, ये दाखिल हो गया। मैट्रिक और एफए का इम्तिहान मुर्रे स्कूल से आपने पास किया। कौन सा स्कूल है? मुर्रे, MURRAY, मुर्रे स्कूल से पास किया। इसी दौरान फैज़ ने अरबी और फ़ारसी की तालीम भी हासिल की। 1928 में उनका दाखिला लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। यहाँ से फैज़ ने अरबी ऑनर्स से BA किया। अरबी ऑनर्स होता है ना, BA में ऑनर्स सब्जेक्ट होता है ना, ऑनर्स से आपने क्या किया, BA किया। 1932 में इसी कॉलेज से अंग्रेज़ी में MA किया, यानी अंग्रेज़ी में बहुत अच्छी पकड़ती, आप समझ गए बात को। 1934 में ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से फैज़ ने अरबी में भी MA किया। अरबी उर्दू दोनों के बहुत अच्छे जानकार के साथ इंग्लिश में भी आपकी बहुत अच्छी क्या थी, पकड़ थी। शादी की बात की जाती है तो BA की तालीम के दौरान फैज़ की शादी एक अंग्रेज़ खातून एलिस जॉर्ज, क्या नाम है, एलिस जॉर्ज से हो जाती है। हुई, बाद में उसका नाम कुलसुम किया। उसका नाम क्या कर दिया, कुलसुम आपने रख दिया, नाम क्या था, एलिस जॉर्ज। एक अंग्रेज़ ने साहब की क्या हुई थी, शादी हुई थी। कॉलेज के दौरान रावी रिसाले में उनकी नज़में शाये होती थी। कॉलेज पढ़ते थे तभी उनकी नज़में क्या होने लग गई थी, प्रिंट होने लग गई थी, किसमें, रावी एक रिसाले में। ये था उनका मुख्तसर तारुफ। अब बात करते हैं मुलाजमत। 1935 में MAO कॉलेज अमृतसर में बहैसियत अंग्रेज़ी के उस्ताद का तकर्रुर हुआ। उसके बाद 1942 से 1946 तक फ़ौज में मुलाजमत की। 1942 से 1946 तक क्या रहे आप, फ़ौज में भी रहे। 1942 में कैप्टन की हैसियत से महकमा ताल्लुकात आम्मा दहली मुकर्रर हुए और उसके बाद 1943 में मेजर बने और आखिर में 1944 में लेफ्टिनेंट कर्नल बने। अब आप सोचिए, लेफ्टिनेंट कर्नल और शायरी, कितने अलग अलग पेशे हैं दोनों। 1947 में मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर लाहौर चले गए और वहाँ उन्होंने मुख्तलिफ़ मुलाजमतें की। यानी पहले इनका काम क्या था, हिंदुस्तान में थे तो पूरा मुल्क, हिंदुस्तान पूरा एक ही था, यहीं रहते थे। और जब मुल्क का बंटवारा हुआ, जब मुल्क का विभाजन हो गया, देश का विभाजन हो गया, तो आप 1947 में कहाँ चले गए, इस्तीफ़ा देकर काम से कहाँ चले गए, लाहौर चले गए, यानी पाकिस्तान आप चले गए। 1959 में पाकिस्तान के आर्ट्स काउंसिल लंदन के सेक्रेटरी रहे और 1962 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। 1964 में लंदन से वापस चले आए और अब्दुल्ला हारून कॉलेज में प्रिंसिपल बन गए।
इसके अलावा पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के नायब सदर रहे। क्या रहे? पाकिस्तान ट्रेड यूनियन के नायब सदर रहे। बहरहाल मुल्क और बैरून मुल्क में मुख्तलिफ मुलाजमतें करते रहे, ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि बाहर विदेशों में वे आपने कई तरह की नौकरियां आपने की है। क्यों की है? जितना आला दर्जे का इंसान होगा, जितना पहुंचा इंसान होगा, जितना काबिल इंसान होगा, उतनी जगह ज़्यादा से ज़्यादा काम वो कर सकता है, और काफ़ी काबिल इंसान थे आप। मुलाजमत के साथ साथ अदब से भी वाबस्ता रहे और मुख्तलिफ अखबारात और रसाइल के मुदीर रहे। मुदीर कहते हैं एडिटर को, यानी संपादक। अखबारों के रिसाले, रसाइल जमा रिसाले की, रिसाले पत्रिका, मैगजीन, काफ़ी सारी पत्रिकाओं का आप कह रहे एडिटर रहे। पाकिस्तान टाइम्स और रोज़नामा अमरोज़, इसको इमरोज़ भी पढ़ते हैं कई लोग। पाकिस्तान टाइम्स और रोज़नामा अमरोज़, इसके क्या रहे हैं आप? एडिटर रहे हैं। अदब लतीफ़ और लैलो निहार, ये हफ्तवारी है, हफ्तवारी पत्रिका समझ लीजिए, हफ्तवार न्यूज़पेपर समझ लीजिए। ये क्या है? इसमें समय क्या रहे हैं आप? एडिटर रहे हैं इन चारों में। किस किस में? पाकिस्तान टाइम्स, रोज़नामा अमरोज़, अदब लतीफ़ और लैलो निहार हफ्तवारी, इन सभी में आप क्या रहे हैं? एडिटर रहे हैं। मास्को, लंदन और ब्रूट से बैक वक्त निकलने वाले अखबार की लोटस के भी मुदीर रहे हैं। कौन सा अखबार निकलता है? लोटस, उसके भी क्या रहे हैं आप? मुदीर रहे हैं। इसके अलावा फैज़ ने शायरी में भी नुमाया खिदमत अंजाम दी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अखबारों के, किताबों के संपादक रहे हैं, आप फ़ौज में मेजर रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल रहे हैं। इन सब के साथ साथ, ये सब करने के साथ साथ आप अदब से भी वाबस्ता रहे हैं। आप अदब में आपने बहुत कुछ लिखा है, और जो भी लिखा है ज़बरदस्त लिखा है। क्या लिखा है? बारी बारी सबके बारे में हम बात करते हैं। इनके चंद अहम शहरी मजमूए दर्ज झैल हैं। अब शहरी मजमूए कौन कौन से वो देखिए। पहला है नक्श फरियादी 1946 में, दस्त सबा 1952 में, जिंदानामा 1956 में, दस्ते तहसंग 1956 में, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और सरवादिये सीना, ये सब आपने शायरी के मजमूए हैं। अब लिखा है नुस्खा हाय वफ़ा, ये इनकी कुलैयात है, ये इनकी क्या है? कुलैयात है। फैज़ ने तनक़ीदी मज़ामीन भी लिखे हैं। फैज़ का तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ मीज़ान है। तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? मीज़ान। बीवी के नाम उन्होंने ख़त लिखे जो बाद में सलीबे मेरे दरीचे में के नाम से शायर हुए। क्या हुए? सलीबे मेरे दरीचे में, इस नाम से क्या हुए? शायर हुए, जो अपनी बीवी को उन्होंने ख़त लिखा करते थे। शाम शहरयार, इसमें फैज़ ने अपने तासुरात को पेश किया है। क्यूबा फैज़ का सफ़रनामा है, यानी सभी चीज़ें में क्या होगी? शामिल हो गई। सभी चीज़ें क्या होगी? शामिल। आपने सफ़रनामा भी लिखा है, आपने तनकीदी जायज़े भी लिखे हैं, आपने खुतूत निगारी भी लिखी है, और आपने शेरी मजमूए भी लिखे हैं, शायरी लिखी, मजमूए भी प्रकाशित हो चुके हैं। यानी आपने सभी चीज़ों में तिबा आजमाई की है। मताए लौह कलम फैज़ के तकारीर का मजमुआ है। तकरीर कहते हैं, भाषण को कहते हैं तकरीर। तकरीर का क्या है? मजमुआ है। तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदा के बाद ये इस तहरीक के साथ वाबस्ता हो गए, बल्कि इस तहरीक के हम ख्याल भी रहे। हम ख्याल वैसी ही सोच रखने वाला। आप तरक्की पसंद तहरीक को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अपने कारनुमाई आपने किया है। इनके ख़यालात उस तहरीक की तर्जुमानी भी करते हैं। इस तहरीक से वाबस्तगी के बाद उनके ख़यालात में शिद्दत सी पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? शिद्दत सी पैदा हो गई। इस तहरीक से वाबस्ता होने के बाद उन्होंने अपने ख़यालात की पेशकश का ज़रिया नज़्म को बना लिया। जब आप तरक्की पसंद तहरीक से जुड़ गए और आपको पता लगा कि अब हमारा काम क्या है, अदब सिर्फ इसलिए नहीं है लोगों का मनोरंजन अदब का काम नहीं है, बल्कि अदब का काम है उसके मसाइल, उनके मसलों को सामने लाया जाए, लोगों को उन चीज़ों से रोशनास कराया जाए। ये अदब का क्या है? ज़िम्मेदारी अदब की। तो उन्होंने अपना ज़िम्मा बनाया और नज़्म लिखना क्या किया? शुरू किया। और उस नज़्मों में आपने इस मुल्क के हालात को क्या किया है? पेश किया है। सुबह आज़ादी वगैरह नज़्म आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सब आप पढ़ सकते हैं। फैज़ की अहम नज़में कौन कौन सी हैं? नाम देखिए आप, तो बारी बारी नाम याद रखना आपको। जिंदान की एक शाम, हम लोग, सुबह आज़ादी, दरीचे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मेरे मासूम क़ातिल, खुदा वो वक्त ना लाए, हम जो तारीक राहों में मारे गए, दो इश्क, निसार मैं तेरी गलियों के, चमक उठे हैं सलासिल, ऐ दिले बेताब ठहर, मुलाकात, शीशों का मसीहा, मेरे हमदम मेरे दोस्त, सियासी लीडर, ईरानी तलबा के नाम और तन्हाई वगैरह, और भी बहुत कुछ लिखा है। ये बहुत अहम है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं। ये क्या? इनकी सारी
नज़्में हैं। हालात ज़िंदगी एक बार देखिए। 9 मार्च 1951 में फैज़ को रावलपिंडी साजिश में मुलजिम बनाकर कैद किया गया। 9 मार्च 1951 में फैज़ को रावलपिंडी साजिश में क्या बना दिया, मुलजिम बना दिया गया और जेल में डाल दिया गया। फैज़ ने लियाकत अली ख़ान की हुकूमत को गिराने की कोशिश कराई थी, ऐसा उन लोगों ने बताया है। लियाकत अली जो उस ज़माने के हुआ करते थे, तो उनको क्या किया इन्होंने, उनकी सरकार गिराने की उन्होंने क्या की है, कोशिश की है, ऐसा इन पर इल्ज़ाम लगाया है फैज़ के ऊपर। 1955 में 4 साल की कैद के बाद फैज़ को रिहाई मिली। 4 साल तक आप कहाँ रहे, जेल में रहे। 1958 में दूसरी मरतबा सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। 2 मरतबा उनको क्या हुई, जेल हुई। एक बार पहले हो गई 4 साल और दोबारा जेल का हुई 1958 में आपको जेल हो गई, किसमें, सेफ्टी एक्ट के तहत। इसी दौरान एशिया और अफ्रीका के अदीबों की ताशकंद में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस तहरीक में फैज़ ने लीडर के तौर पर शिरकत की। फैज़ ने मुलाकात और अदबी खिदमात के साथ साथ अवामी हकूक़ के लिए भी मेहनत करते रहे, जिसकी वजह से उनको बैनुल अक़वामी एज़ाज़ लेनिन पीस भी दिया गया। बैनुल अक़वामी एक राष्ट्रीय स्तर का क्या होता है, एज़ाज़ होता है, लेनिन पीस, लेनिन शांति वाला दूत, शांति दूत वाला। तो आपको क्या दिया गया, उसका अवार्ड आपसे नवाजा गया है, क्योंकि आपने बहुत काम किया है। आपने इस कौम के गरीबों के लिए, कौम के मजलूम तबके के लिए बहुत ज़्यादा आपने आवाज़ उठाई है। 1982 में इनका नाम नोबल प्राइज़ के लिए भी पेश किया गया। नोबल अवार्ड आपको मिलने वाला था, लेकिन 1982 में ही लाहौर में इनकी क्या हो जाती है, वफ़ात हो जाती है और आपको नोबल प्राइज़ नहीं मिल पाता है। असफ़ार जमाए दोस्तों सफ़र की। आपने सफ़र कौन कौन से किए ये भी देख लीजिए। फैज़ ने इंग्लिस्तान, अल्जीरिया, मिस्र और लेबनान का 1964 में क्या किया है, सफ़र किया है। अल्लामा इकबाल और फैज़ की जाए पैदाइश और जाए वफ़ात एक ही है। मैंने कहा ना उनको आप दूसरा इकबाल कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, आप दोनों ही कहाँ पैदा हुए हैं, सियालकोट में पैदा हुए हैं। अल्लामा इकबाल भी, फैज़ भी सियालकोट में पैदा हुए हैं। अल्लामा इकबाल की भी वफ़ात लाहौर में होती है और फैज़ की वफ़ात भी कहाँ होती है, लाहौर में होती है। बात करते हैं अक़वाल की। अक़वाल यानी कौल, फैज़ के बारे में क्या कहते हैं लोग ये भी देखिए। बकौल नून मीम राशिद क्या कहते हैं, फैज़ किसी नज़रिए के शायर नहीं बल्कि एहसासात के शायर हैं। बकौल नून मीम राशिद वापस कहते हैं, फैज़ की शायरी रोमान और इनकलाब का संगम है। मैं गलत हो गए। बकौल मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं, फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर है। फैज़ तरक्की पसंदों की क्या है, मीर तकी मीर है। फैज़ के कलाम की खसूसियात देखिए। फैज़ ने अपने कलाम में पैकर तराशी से काम लिया है। फैज़ ऐसे शायर हैं जिनको अंग्रेज़ी ज़बान से गहरी वाकफ़ियत थी, इतनी वाकफ़ियत थी कि उनकी वाइफ जो थी वो भी कौन थी, एक अंग्रेज़ थी। फैज़ की शायरी में तरन्नुम और नगमगी के कलाम की ख़ास खसूसियत है। फैज़ की शायरी पर यह एतराज़ है कि उनकी शायरी का कैनवस बहुत महदूद है। ये कुवैयार से सुवेदार तक तो ज़रूर पहुँचते हैं, लेकिन दरमियानी मकामात को छोड़ देते हैं। ये कुवैयार और सुवैयार है ना, ये एक तरह का क्या है, ये अदबी लैंग्वेज है, ठीक है। इस तरह बात कही जाती है कि कुवैयार से सूबेदार तक तो पहुंच जाते हैं, बीच की चीज़ों को छोड़ देते हैं। और फैज़ पर एतराज़ है कि उनका कैनवस बहुत छोटा है, वो सिर्फ पॉइंट की बात ही कर पाते हैं, बात को विस्तार के साथ नहीं बयान कर पाते हैं। वो जो मुद्दा पेश करते हैं बस वो मुद्दा ही बयान कर पाते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं लिख पाते हैं, ऐसा लोगों का एतराज़ है। लेकिन ये क्या गलत है, फैज़ साहब बहुत आला शख्सियत है। फैज़ की शायरी में क़ुनूतियत ना होकर रिजाइयत है। फैज़ ने इकबाल, गालिब और मीर के कलाम का बहुत गहराई से मुताला किया था, इसलिए आप फैज़ कहलाए। आप क्या कहलाए, फैज़ कहलाए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, फैज़ का पूरा टॉपिक आपके लिए कंप्लीट होता है। बट फिर भी फैज़ के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मजमूनी शक्ल में लिखी हैं। एक बार ये चीज़ें आप सुन लीजिए, इसमें समझने का कुछ नहीं है, बस जो कुछ समझा चुका हूँ उन्हीं पॉइंट्स को मैंने इन्हीं मजमून से निकाल कर बनाया है। वो चीज़ें अलग और ये चीज़ें अलग नहीं। आप बार बार इस बात पर परेशान हो जाते हैं, सर आपने बाकी वीडियो छोड़ क्यों दिया। छोड़ा कुछ नहीं है, जो मजमूनी शक्ल लिखी है उसी को मैंने पॉइंट वाइज ऊपर लिखा है, नया उसमें कुछ भी नहीं है। बस कोशिश की इनमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को आप शामिल किया गया है। क्योंकि आपका वीडियो बड़ा नहीं हुआ है तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी शामिल कर लेता हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्या जाए, काम आ जाए, और कोई छोटी चीज़ हो तो आप इसमें समझ पाएँ, ठीक है। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। उस ज़माने पाकिस्तान नहीं था, उस ज़माने से सियालकोट था, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। गालिब और इकबाल के बाद फैज़ अहमद फैज़ को जितनी शोहरत हासिल हुई है उर्दू के किसी दूसरे शायर को शायद नसीब नहीं हुई।
उन्होंने अपनी अदबी करामात के साथ आशिकाना, महबूबाना और तिलिस्माती अंदाज को बड़े बेहतरीन तरीके से ढाला है कि ज़बान में शोखी और मिठास घुल मिल गया है। फैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद खान था, जिनका शुमार सियालकोट के मशहूर बैरिस्टरों में होता था, वकील थे। फैज़ की इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई थी। फैज़ की शोहरत एक शायर, सहाफ़ी, मुसन्निफ़, गन्नाई शायर और नगमा निगार की हैसियत से हुई। उनकी ज़बान पंजाबी थी। फैज़ कॉलेज के ज़माने में ही शेर कहने लगे थे। कॉलेज मैगज़ीन रावी में फैज़ की मुतअद्दिद नज़में शाया हुईं, जिनमें से बाज़ उनके पहले मजमूए कलाम नक्श फरियादी में भी शामिल हैं। फैज़ की शायरी में गरीब मज़लूम अवाम के जज्बात और मजबूरी का अक्स देखने को मिलता है, अक्स यानी परछाई। फैज़ अपनी शायरी में फितरती मंजर का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन के साथ गुज़ारे वक्त का फितरती मंजर बयान किया है। उन्होंने इन दोनों का एक दूसरे से लगाव बड़ी खूबी से पेश किया है। मंजर निगारी की एक बेहतरीन मिसाल मुलाहिज़ा हो। कैसे मंजर बयान करते हैं ये देखिए, एग्जाम्पल है उसका। मुझे याद है हम मस्ती दरवाज़े के अंदर रहते थे। हमारा घर बालाई सतह पर था। नीचे बदरो बहती थी। छोटा सा एक चमन भी था। चारों तरफ बागात थे। एक रात चांद निकला हुआ था। अभी डायरेक्ट भी कह सकते थे कि एक रात को ये बात हुई थी, पर ये बात को इस तरह घुमा फिरा कर बहुत ज़्यादा एक मंजर कशी पेश करते हैं ताकि आदमी उन चीज़ों को क्या कर सके, कनेक्ट कर सके, वो ऐसा फील करे कि वो सब चीज़ अपनी आंखों से देख रहा है। फैज़ ने इब्तदा से मंजर निगारी की है। जब से उन्होंने कुदरती मंजर को अपना मौजू बनाया तो आखिर तक ये ख़त्म नहीं हुआ। ये सिर्फ़ कुदरत के मंजर नहीं पेश करते, बल्कि ज़िंदगी का हर पहलू जो उनके तजुर्बात से गुज़र चुका है उससे पेश करते हैं। कुछ मिसालें पेश हैं, जैसे रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, नसीम कहते हैं ठंडी हवाओं को। जैसे सहराओं में हौले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। कितना रिलेट करते हैं चीज़ों को। इनके कुदरती मंजर का दूसरा अशार कुछ इस तरह है, शेर मुलाहिज़ा हो। आसमां पर उदास हैं तारे, चांदनी इंतज़ार करती है। आसमां पर उदास हैं तारे, चांदनी इंतज़ार करती है। अगर थोड़ा सा प्यार कर लें हम, ज़िंदगी ज़र निगार कर लें हम। फैज़ ने मंजर निगारी करते हुए अपनी शायरी में जो हुस्न और रंगीनी पैदा की है, उससे उनकी शायरी में आशिकी की एक फ़ज़ा झलकती है। फैज़ अपनी आशिकी के लिए ख़ुद कहते हैं, क्या कहते हैं, जवानी के दिनों में जो दूसरे वाक़यात होते हैं वो भी हुए और सबके साथ होते हैं। ठीक है, आपके साथ हुए पता नहीं, सबके साथ होते हैं। शेरी अदब में फैज़ ने पहले फितरत और फिर आशिकी का रास्ता इख्तियार किया। इसके बाद मोहब्बत को अपना मौजू बनाया। उसके बाद दुनियावी मुश्किलात और लोगों के एहसास और तसव्वुर से अपनी शायरी में ज़हनी रंग पैदा किया, जिससे उनकी शायरी बहुत ज़्यादा मशहूर और तरक्की याफ्ता हुई और उर्दू अदब में उनका एक बड़ा अहम मुकाम बन गया। फैज़ की शायरी के 7 शायरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हुए, जिनका नाम नक्श फरियादी 1941 में, दस्त सबा 1952 में, जिंदानामा 1956 में, दस्त तहसंग 1956 में, सरवादिय सीना 1971 में, शाम शहर यारा 1978 में और मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 में शामिल हैं। इन सब मजमुओं का यकजा करके फैज़ की एक कुल्लियात नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से शाया हुआ, सभी को मर्ज करके। फैज़ की कुछ मशहूर और मारूफ नज़मों में मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, तन्हाई, सुरूद शबाना, मेरे मासूम कातिल, सुबह आज़ादी, इंतज़ार, शीशों के मसीहा, जिंदा की एक शाम, निसार तेरी गलियों पर, ए रोशनी के शहर वगैरह बहुत मशहूर हैं। फैज़ के कुछ मशहूर शेर मुलाहिज़ा हों जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं,
मैं बार बार शेर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं फैज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ, इसलिए बार बार मैंने बहुत सारे शेर में इकट्ठे कर दिए। वैसे मैं किसी की भी बायोग्राफी में इतने सारे शेर ऐड कभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन फैज़ से मुझे कुछ ज़्यादा ही उनसियत है। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुज़र भी नहीं। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार गुज़री है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये था दोस्तों आपका टॉपिक फैज़ अहमद फैज़, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फैज़ से रिलेटेड ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने सब बयान नहीं की है। फिर भी आपको फैज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, तो ऑलमोस्ट 30 पेजेस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट इसमें लिया गया है। फिर भी आप फैज़ की ज़िंदगी को और तवील तरह से और तफसीली इसका जायज़ा लेना चाहते हैं, तो आप बाकी के पेजेस को आप पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 55 तक, पेज नंबर 31 से लेकर पेज नंबर 55 तक आप ये पूरा बाद में PDF ले लीजिएगा, उसमें बैठ के पढ़ते रहिएगा। और वैसे आपको जो कुछ पढ़ाया है उतना आपके लिए काफ़ी है। आप ज़्यादा चीज़ों डीपली ना जाएं, जितना आपको बताया है वो समझ जाएं वही काफ़ी। वीडियो एक बार नहीं 2 बार रिपीट करके सुन लो, आपके लिए क्या है काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन क्यूरीज़ को अगले वीडियो में क्या कर सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ, आपकी क्यूरीज़ को दूर कर सकूँ। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कॉन्टेंट और ज़बरदस्त क्लास के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।